नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2026 के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इसको परीक्षा के लिए काफ़ी चुन-चुन कर रखे गए हैं इसमें। तो आप जिसकी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसका पीडीएफ भी आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा आपकी इच्छा हो तो इसको पढ़ सकते हैं। तो आप इस पीडीएफ को भी बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल दोनों में डाल देंगे। तो आप जुड़ सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ जो है एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कलरफुल और काफ़ी डेकोरेटिव तरीके से बनाया गया है, जिसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए कवर किए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्थिक समीक्षा 2025-26 संसद में किस तिथि को प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 29 जनवरी 2026, यानी कि 29 जनवरी 2026 को आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की गई थी। किसने प्रस्तुत किया था? तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन से पहले इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। और क्या डिटेल है? तो यह रिपोर्ट केंद्रीय बजट 2026 के ठीक पहले प्रस्तुत की गई थी, यानी कि बजट के एक या 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत की जाती है। आर्थिक समीक्षा का मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया गया एक वार्षिक दस्तावेज होता है। ठीक है, यानी कि इसको कौन तैयार करता है? आर्थिक सलाहकार द्वारा इसे तैयार किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के पिछले 1 साल के प्रदर्शन की आधिकारिक समीक्षा की जाती है, यानी कि हमारा इकोनॉमी जो है 1 साल में किस तरह से परफॉर्म किया, उसका प्रदर्शन कैसा रहा, वो इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान है? यानी कि 2027 में कितना हमारा वृद्धि दर रह सकता है जीडीपी का, उसका कितना अनुमान लगाया गया है इस आर्थिक समीक्षा में? तो इसका आंसर है आपका 6.8% से 7.2%, यानी कि जो 6.8% से 7.2% के बीच जीडीपी ग्रोथ 2000 फाइनेंशियल ईयर 2027 में रहने वाला है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, या इसके इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, सो लेट्स सी इट। भारत की मध्यम अवधि की संभावित वृद्धि दर लगभग 7% आंकी गई है। वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.4% है और यह वृद्धि दर निरंतर सुधारों और बुनियादी ढांचों में निवेश द्वारा समर्थित है। यानी कि जो वृद्धि हम देख रहे हैं वो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और इन्वेस्टमेंट, ये इन सभी से जो है ये समर्थित है। और हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमिक में इंफ्रास्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, लाइक इस तरह के डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेजरली इंप्रूवमेंट इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हाई पॉपुलेशन, लो पर कैपिटा इनकम, ये सब क्या है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो कि इंडियन में एग्जिस्ट करता है। इसको रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान भारत अक्सर औसत हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति क्या थी? तो औसत हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति थी 1.7%, यानी कि हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन कितना था? 1.7%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा और इसको डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है। तो यह सीपीआई श्रृंखला की शुरुआत के बाद से मुद्रास्फीति की सबसे कम दर है, यानी 1.7% काफी कम दर है। मुद्रास्फीति में इस गिरावट का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में कमी है। खाद्य मुद्रास्फीति जून 2025 से मुद्रास्फीति यानी कि डिफ्लेशन के दायरे में आ गई थी, यानी कि जून से यह काफी डिफ्लेशन के रेंज में चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2025 तक भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित संपत्ति जीएनपीए अनुपात क्या था? यानी कि सकल गैर निष्पादित संपत्ति ग्रॉस नॉट परफॉर्मिंग एसेट अनुपात क्या था? तो यह 2.2% के आसपास रहा। उससे बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल देखते हैं। तो जीएनपीए ग्रॉस नॉट परफॉर्मिंग एसेट अनुपात कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में काफी कमी आई है। इस अवधि में शुद्ध एनपीए यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अनुपात भी घटकर 0.5% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का CRAR यानी कि जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी 17.2 पर यानी कि 17.2% पर मजबूत बना रहा हुआ है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16 जनवरी 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण किस स्तर पर पहुंच गया था? तो 16 जनवरी 2026 तक हमारा विदेशी मुद्रा भंडारण $701.4 बिलियन पहुंच गया था।
यानी कि 701.36 बिलियन डॉलर हमारा मुद्रा भंडारण पहुंच गया था, जो कि डॉलर में रखा जाता है फॉरेन करेंसी को। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट भी देख लेते हैं। यह भंडारण 11 महीनों के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। ये जो 701.4 बिलियन डॉलर है, यह 11 महीनों के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देश के कुल बाहरी ऋण के 94% से अधिक को कवर करता है। वित्त वर्ष 2015 से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दोगुने से भी अधिक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकटाड की व्यापार और विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत साझेदारी के विविधता सूचकांक में ग्लोबल साउथ के देशों में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान थर्ड है। जो अंकटाड है, इसने बताया कि भारत का स्थान जो कि ग्लोबल साउथ के देशों में तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और शॉर्ट डिटेल देख लेते हैं। शॉर्ट डिटेल है, भारत इस सूचकांक में चीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी पहले नंबर पे कौन सा है? तो चाइना है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? यूएई है। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे यूएई, थर्ड नंबर पे इंडिया, थर्ड नंबर पे इंडिया है। भारत का इंडेक्स स्कोर 3.2 है, जो ग्लोबल नॉर्थ के सभी देशों से अधिक है। यह रैंकिंग टैरिफ अनिश्चितताओं के बीच भारत के व्यापारिक लचीलेपन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 और 2024 के बीच दोगुना से अधिक हो गई है। 2024 में हिस्सेदारी कितनी थी? 2024 में इसकी हिस्सेदारी की बात करते हुए था 4.3%, 4.3%। तो हमारा जो कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट है वो 4.3% है, जो कि 2005 की अपेक्षा डबल से भी ज्यादा हो गया है। इसके बारे में और थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल देखते हैं। वैसे शॉर्ट डिटेल है, इसी अवधि के दौरान वैश्विक व्यापारिक मर्चेंडाइज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 1.8% हो गई थी। भारत अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश बन गया है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का सेवा निर्यात 387.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कितने बैंक खाते खोले गए हैं? तो यह लगभग 36.63 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए हैं। और कहाँ खोले गए हैं? तो ये रूरल एंड सेमी अर्बन यानी कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। जो और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन क्या में, तो लेट्स से मार्च 2025 तक पीएमजेडीवाई के तहत कुल खातों की संख्या 55.02 करोड़ थी। ठीक, यह योजना 2014 में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। यानी कि शुरू कब की गई थी? 2014 में। किसके लिए? तो वित्तीय समावेशन के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना। और भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 के 64.2 से बढ़कर मार्च 2025 में 67.0 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2025 में भारत के पूंजी बाजार में अद्वितीय यूनिक निवेशकों की संख्या ने एक महत्वपूर्ण आंकड़ा पार किया है। वह आंकड़ा क्या है? तो भारत के पूंजी बाजार में यूनिक इन्वेस्टर कौन कौन कितने करोड़ के आसपास हो गए हैं? तो भारत के कैपिटल मार्केट में यूनिक इन्वेस्टर 12 करोड़ हो गए हैं। हाउ मच? 12 करोड़। तो इंडियन कैपिटल मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर यू है कि यूनिक इन्वेस्टर नियरली 12 करोड़ हो गए हैं। 12 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसका थोड़ा सा और शॉर्ट में ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि इन यूनिक इन्वेस्टर्स में से लगभग 25% महिला निवेशक है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टॉक मार्केट या यूं कहे कि कैपिटल मार्केट में फीमेल इन्वेस्टर जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। वार्षिक घरेलू वित्तीय बचत में इक्विटी और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी भी वित्त वर्ष 2025 में बढ़ के 15.2% हो गई है। तो ये म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी कितनी हो गई है? 15.2%। और दिसंबर 2025 तक कुल डीमैट खातों की संख्या 21.6 करोड़ को भी पार कर गया है। यानी कि लगभग 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में 21.6 करोड़ की जनसंख्या यानी कि पास इतने लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, यानी कि वह स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में अधिसूचित शांति एक्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो शांति एक्ट है यह किससे संबंधित है? न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उसी शांति के लिए ही न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं, ताकि दो देश आपस में बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध न छेड़ सके या वर्ल्ड वार ना हो सके। तो इसे भी आप याद रखते हैं कि शांति के लिए ही न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर थिंग्स बनाए जाते हैं। तो शांति एक्ट किससे रिलेटेड हो गया? न्यूक्लियर एनर्जी से। तो इस क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है कि
यह अधिनियम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी और राज्य की भागीदारी को सक्षम बनाता है। यानी कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अब जो है निजी, यानी कि निजी के साथ साथ राज्य की भी साझेदारी हो गया। इसमें एक श्रेणीबद्ध है देयता ढांचा, यानी कि ग्रेडेड लायबिलिटी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रदान किया गया है। और भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करना है, यानी कि 2047 तक 100 गीगावाट हम अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीक्षा के अनुसार 2026 के मुख्य अंशों के मुताबिक भारत की तपेदिक यानी कि टीबी उपचार सफलता दर क्या है? तो टीबी में उपचार की सफलता दर हमारा हो गया है 92%। यानी जितने भी हमें टीबी के पेशेंट्स मिल रहे हैं उसमें 92% का हम ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, यानी कि 92% हम सफल ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं उन्हें, कि बिल्कुल उनको क्योर करा दे रहे हैं, उनको टीबी से उनको क्योर करा दे रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देखते हैं क्या है। तो इसके और जानकारी है, भारत की यह सफलता दर 78% के वैश्विक औसत से काफी अधिक है। यानी कि जो ग्लोबल परसेंटेज है वो सिर्फ 78% है, बट इंडिया में कितना हो गया है? तो इंडिया में यह 92% हो गया है। और भारत के 1990 के बाद मातृ मृत्यु दर यानी मदर मोर्टेलिटी रेट जो है 86% की कमी देखी गई है। ठीक है, भारत में शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2013 के 40 से घटकर 2023 में 25 रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कृषि वर्ष 2024-25 के अनुसार या 2024-25 के लिए भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? तो यह है 35-77.3 मीट्रिक टन है, लाख मीट्रिक टन जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में और शॉर्ट डिटेल देखना क्या होगा। तो पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 254.3 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर का उत्पादन 362.08 मिलियन टन तक पहुंच रहा है, जो कि खाद्यान्न उत्पादन में अधिक है। उद्यान उत्पादन से यह हॉर्टिकल्चर का उत्पादन ज्यादा हुआ है। कृषि और संबंध क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में औसतन 4.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसानों की आय सुरक्षा का समर्थन करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के लिए ऋण सीमा बढ़ा दी गई है। नई सीमा क्या रखी गई है? तो किसानों के लिए नई सीमा रख दी गई है 5 लाख रुपए, यानी कि नया जो है लिमिट है बढ़ाकर कर दिया गया है 5 लाख रुपए। इसके बारे में बस और शॉर्ट डिटेल देखते हैं। यह सीमा पहले कितना था? पहले 3 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। दिसंबर 2025 तक 3.28 लाख गाँवों में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। पीएम किसान यानी कि प्राइम मिनिस्टर किसान के तहत अब तक 4.09 लाख करोड़ से अधिक की राशि सभी किसानों को दी जा चुकी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समीक्षा में उल्लिखित विकसित भारत ग्राम पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकसित भारत ग्राम पहल का मुख्य उद्देश्य ओवरऑल ऑफ मनरेगा है। ओवरऑल ऑफ मनरेगा, मनरेगा का ओवरऑल है, यानी कि मनरेगा का व्यापक सुधार करना है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और शॉर्ट डिटेल देख लेते हैं। गाइस, इसमें है, यह ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के विजन के साथ जोड़ने के लिए एक वैधानिक सुधार है। वित्त वर्ष 2026 में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसका ध्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिसंपत्ति निर्माण और गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखकर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 में विनिर्माण सकल मूल्य वर्धित ने मजबूत संरचनात्मक सुधार दिखाया। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही यानी कि सेकंड क्वार्टर में वृद्धि दर कितना थी? यानी कि जीबीए का सेकंड क्वार्टर में वृद्धि दर कितना थी? तो फर्स्ट क्वार्टर में 7.72% था, जो कि सेकंड क्वार्टर में कितना हो गया? 9.13%। यानी कि सेकंड क्वार्टर में वृद्धि दर कितनी थी? 9.13%। किसमें? यानी विनिर्माण सकल मूल्य वर्धित में, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल देखते हैं। शॉर्ट डिटेल में पहली तिमाही यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में विनिर्माण की वृद्धि दर 7.7% रही थी। मध्यम और उच्च तकनीकी
गतिविधियों की हिस्सेदारी कुल विनिर्माण में मूल्य वर्धित में 46.3% है। औद्योगिक क्षेत्र के वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7% की दर से बढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कितने सेमीकंडक्टर विनिर्माण और पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? तो टोटल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट टोटल है वो कितना है? तो ये है 10 प्रोजेक्ट्स। एंड आप काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ सेमीकंडक्टर प्लांट्स इन इंडिया में हम देख सकते हैं, जो कि पीआईबी का रिपोर्ट है कि ये इतना करोड़ यानी कि 2066 करोड़ प्राइवेट लिमिटेड किस नाम से, सिक्स सेम प्राइवेट लिमिटेड। तो अलग अलग ये नाम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 प्रोजेक्ट को अलाउ किए गए हैं सेमीकंडक्टर में सेल्फ रिलायंस बनने के लिए। सो इसके अंदर देखते हैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो होता है इन 10 परियोजनाओं में लगभग 1.60 लाख करोड़ का निवेश शामिल है। ये परियोजनाएं भारत के 6 अलग अलग राज्यों में फैली हुई हैं। इसका उद्देश्य उच्च तकनीकी विनिर्माण में भारत की घरेलू क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी थी? तो भारत के राजमार्ग की कुल लंबाई है 1,4,6,5,7,2 यानी कि 1,46,572 किलोमीटर। इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट डिटेल देखते हैं। शॉर्ट डिटेल है कि वित्त वर्ष 2014 से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 60% की वृद्धि देखने को मिला है। चालू हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई वित्त वर्ष 2014 से 550 किलोमीटर से बढ़कर 5,364 किलोमीटर हो गई है। सरकार का बुनियादी ढांचा पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2018 के 2.63 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 11.21 लाख करोड़ हो गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2026 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किसका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है? तो एक किसका है ये? तो यह है डोमेस्टिक एविएशन यानी कि घरेलू विमानन का यह सबसे बड़ा बाजार निकल के सामने आ रहा है। ये कि विश्व के तीसरे नंबर पर अपना बुनियाद बनाने के लिए तैयार है। इसके बारे में थोड़ा और शॉर्ट में डिटेल देखते हैं। क्या है? कहते हैं कि भारत में हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़ के 2025 में 164 हो गई है। वित्त वर्ष 2026 अप्रैल दिसंबर में 275.5 मिलियन हवाई यात्रियों को हैंडल किया गया। इसी अवधि के दौरान हवाई माल ढुलाई यानी कि एयर कार्गो बढ़कर 2.6 मिलियन टन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इतिहास में पहली बार वित्त वर्ष 2025 में बिजली वितरण कंपनियों यानी कि डिस्कम्स जितने भी हैं ने सकारात्मक कर पश्चात लाभ पैट दर्ज किया। वह राशि कितनी थी? तो वह राशि की हम बात करें तो वह राशि है 2,02,701 करोड़। 2,701 करोड़। इसके बाद और डिटेल से देखते हैं। डिटेल है कि वित्त वर्ष 2014 में डिस्कम्स को 67,962 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। एनटी एंड सी यानी कि AT&C घाटा वित्त वर्ष 2014 के 22.62% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04 रह गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक औसत बिजली आपूर्ति 12.5 घंटे से बढ़ा के 22.1 घंटे कर दी गई है या हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समीक्षा के अनुसार कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और स्थापित सौर क्षमता के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा और स्थापित सौर क्षमता के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का थर्ड स्थान है। भारत का फोर्थ स्थान है इसका। भारत का फोर्थ रैंक, सॉरी भारत का इसमें कितना कौन सा है? भारत का ये थर्ड रैंक है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन है कि पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। यानी कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। नवंबर 2025 तक भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 49.83% हो गई थी। अब दिसंबर 2025 के अंत तक भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% से भी अधिक बिजली क्षमता यानी कि 51.93% का मील का पत्थर पार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल ही में स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग यानी कि स्पेसएक्स क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का कौन सा नंबर का देश बन गया है? तो भारत अब दुनिया का चौथे नंबर का देश बन गया है जो कि स्पेस में डॉकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि डॉकिंग India has become fourth country to achieve the first successful space docking.
ओके, सो लेट्स सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन फर्दर अबाउट इट। इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इन्फो सब देखते हैं कि यह उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमताओं और स्वदेशी मिशनों को मजबूत प्रदान करती है। मजबूती प्रदान करती है तो 2015 से 24 के बीच भारत ने 393 विदेशी उपग्रहों का व्यावसायिक प्रक्षेपण किया है। व्यावसायिक प्रक्षेपणों से निर्यात आय लगभग 433 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा मापा गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2005-2006 के 55.3% से घट के 2022-23 में कितना या किस स्तर पर आ गया है? तो 2005-6 में यह 55.3% था, जो कि 2022-23 में यह घटकर कितना हो गया है? तो यह 11.28% हो गया है। अब 2005 में कितना था? 55.3%। अगर हम 2013-14 की बात करें तो कितना था? 2013-14 में ये घट के हो गया था 29.17%। 15-16 में 24.85, 19-21 में 14.96 और ये 2022-23 में कितना हो गया था? 11.28। तो बारे में थोड़ा सा और शॉर्ट में देखते हैं डिटेल्स। संशोधित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है $3 के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीब दर या गरीबी दर 5.3% है। विश्व बैंक ने गरीबी रेखा को $2.15 से बढ़ा के $3 प्रतिदिन कर दिया है, यानी कि जो भी व्यक्ति $3 कमाता है पर डे वह गरीब की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यानी कि हम आज इंडियन के रेस्पेक्ट में बात करें तो $3 यानी कि 90 रुपए के हिसाब से भी ले तो 270 रुपए के आसपास अगर कोई कमाता है तो उसे गरीबी रेखा में नहीं रखा जाएगा। तो $3 से ज्यादा जो कमा रहा है वो गरीब नहीं माना जाएगा आज के इंडिया में भी। और भारत में निम्न मध्यम आय वाली गरीबी दर 2022-23 में 23.9% दर्ज की गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीक्षा के अनुसार वर्ष 2030 तक AI परिवर्तन संगठित क्षेत्र के कितने कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है? तो AI जो ट्रांजिशन इम्पैक्ट इसको हम देखने को मिल सकता है वो कितने, तो ये हमको लगभग 38 मिलियन पीपल विल बी अफेक्टेड फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स मार्केट। ठीक है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इंडिया में यह इम्पैक्ट लगभग 38 मिलियन पीपल के ऊपर देखने को मिल सकता है। और हम थोड़ा सा और शॉर्ट में डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल ऑडियर है कि AI अपनाने से 2030 तक उत्पादकता में 2.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। यानी कि AI को हम एडाप्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन 2.61% यानी परसेंट बढ़ जाएगा। सरकार ने संभावित नौकरी विस्थापन से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर कौशल कार्यक्रमों की सिफारिश की है। यानी कि हम स्किल डेवलपमेंट सब में करते जाएंगे। समीक्षा वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने पर केंद्रित AI नवाचार को प्राथमिकता देने की सलाह देती है। यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे है वह AI पर सेंट्रलाइज्ड इनोवेशन को प्रायोरिटी दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीक्षा के अनुसार भारत में वर्तमान में शहरी घरेलू अपशिष्ट जल यानी कि वेस्ट वाटर का कितना प्रतिशत उपचारित किया जाता है? यानी जितने भी सीरीज हैं तो उसमें जो वेस्ट वाटर होते हैं उसमें कितना प्रतिशत जो है उपचारित किया जा रहा है? तो यह है 28%, यानी कि 28% जो है वेस्ट वाटर को हम क्या कर रहे हैं? ओनली 28% ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन द इंडिया सिटीज। ठीक है, तो इसको हमें और ज्यादा बढ़ा करके लगभग 100% लाने की जरूरत है और एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू मेक दिस अप टू 100%। सी द नेक्स्ट लिटिल बिट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। समीक्षा में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए बाजार आधारित दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है। शहरी कचरा प्रसंस्करण यानी कि वेस्ट प्रोसेसिंग 2014-15 के 16% से बढ़कर 2024-25 में यह 80% हो गया है। डोर टू डोर कचरा संग्रह अब भारत की 98% शहरी वार्डों को कवर करता है, यानी कि लगभग 98% से भी ज्यादा जो सिटीज हैं उसमें डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह ये सेशन लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं कि दिसंबर 2025 के अंत में भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी का कौन सा मील का पत्थर हासिल किया गया? तो हम जितने भी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हम एनर्जी को पैदा कर रहे हैं वो नया कीर्तिमान कितने स्थापित हुआ है? तो 51.93%। यानी कि इंडिया अचीव्स 50% प्लस नॉन फॉसिल बेस्ड
install electricity capacity in 5 year ahead, which is 5 year ahead from the world target. Okay, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, वो भी शॉर्ट में। तो ये है, भारत ने वित्त वर्ष 2026 के पहले 8 महीनों में रिकॉर्ड 34.56 गीगावाट का गैर जीवाश्म क्षमता जोड़ा है। इस क्षमता वृद्धि का नेतृत्व सौर ऊर्जा यानी से किया गया है और ये कितना है, 27.20 गीगावाट। एरिना के अनुसार कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल डेट, सो सब्सक्राइब इट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा, सो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।